Hi guys, welcome back to our YouTube channel Pawan Gyan Academy. If you are the new our YouTube channel, so guys subscribe our YouTube channel and press the bell icon. सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो भी स्टूडेंट AU LLB एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड कुछ अपने ओर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ 2022 LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आपने भी अप्लाई किया है AU LLB के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें क्या करा है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो भी आपके AU LLB में अब की बार पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रही। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो मैंने ये पेपर बनाया है ये हिंदी में बनाया है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट मोस्टली हिंदी में पेपर देते हैं, तो इसलिए मैंने ये हिंदी में बनाया है। एंड मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी होता है, जो अपना LLB का जो एंट्रेंस एग्जाम कराता है, वो अपना पेपर लीक नहीं होने देता। तो इसलिए जो भी मतलब और भी मतलब कोई इसलिए जो भी मतलब कोई क्वेश्चन मतलब प्रीवियस क्वेश्चन कराता है तो उसे आप फेक मानिए, क्योंकि जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्जाम कराने के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर होता है वो अपने पास ही रख लेता है। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ के बनाए एंड कुछ अपने ओर से अपडेट करके न्यू क्वेश्चन इसमें डाले जो अब की बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो जैसे कि ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बताने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ साथ आपको भी इन क्वेश्चनों को करना है। देखते हैं आपकी तैयारी किस तरह चल रही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन सी चीन की सभ्यता, ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। इसमें से राइट आंसर कौन सा है? इसमें पूछा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी, तो वे थी आपकी मिस्र के समकालीन नहीं थी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उससे रिलेटेड आप और भी क्वेश्चन अपने तैयारी के लिए कर सकते हैं। एंड एक बात और बता दूं, किसी को भी मतलब हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए AU LLB के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने हैंड राइटिंग नोट्स में आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान एंड हिस्ट्री जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मतलब डिटेल में बनाए, अगर आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके मेरे पे ले सकते हैं। लेकिन मैंने उसकी कुछ कॉस्ट रखी है, वो आपको पे करनी होगी, उसी के बाद आपको वो नोट्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी जौ। तो इसमें पूछा क्या है कि हड़प्पा कालीन किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वो थे कपास के में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942 एंड ऑप्शन सी 1901, ऑप्शन डी 1921। तो डिस्ट्रक्शन जो आपकी जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी वो 1921 में की थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्टली आपके जितने भी क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप अच्छे से तैयार करके जाएं। एंड करंट अफेयर भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप मेरी वीडियोज को 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन मतलब आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं, आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं की है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो मेरी वीडियोज़ को आप बार बार, मैंने एक नहीं कई वीडियो बना रखी है अपनी इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है। आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी और ऐतिहासिक काल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो डियर स्टूडेंट, सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित युग में पड़ता है, ये पूछा है। तो सिंधु सभ्यता जो पड़ती है हमारी और ऐतिहासिक काल में पड़ती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सही कर पा रहे हैं या नहीं, ये तो आपको कमेंट में बताना है कि आप 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इमारत पूछी है। ऑप्शन ए
विशाल स्नानगार, ऑप्शन बी विशाल अन्नागार, ऑप्शन सी सभ्य भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वो स्नानगार था, विशाल स्नानगार, नहाने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसी में नहीं, ये यूपीएससी एसएससी सारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में अलग से लिख लेना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 में पल्लवों की राजभाषा थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी पल्लवों की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो डियर स्टूडेंट, जो 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो मिले हैं आपके कर्नाटक में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए पल्लवों ने, ऑप्शन बी चोलों ने, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन डी पालों ने। क्या पूछा कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका निर्माण कराया था वो राष्ट्रकूटों ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 को बोल चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल को, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता को, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो डियर स्टूडेंट, जो आपके महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है वो कहा जाता है आपका महादेव गोविंद रानाडे को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है किस आधुनिक भारत का किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो डियर स्टूडेंट, जो आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको और भी एलएलबी के रिगार्डिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे किस टॉपिक बनाऊँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बनाऊँ, किसके बारे में बनाऊँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रार्थना समाज की जो स्थापना की प्रेरणा किसके फलस्वरूप हुई वो हुई थी केशव चंद्र सेन की। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। आपके पास ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए माल्य मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी मांडवी चैम्सफोर्ड सुधार। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 12 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1785 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी जो पारित हुआ था वो हुआ था आपका 1773 में। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 का। एंड क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इसमें पूछा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1875 में, ऑप्शन सी 1866 में, ऑप्शन डी 1858 में। तो डियर स्टूडेंट, जो महारानी विक्टोरिया को जो भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था वो आपका व्यक्त किया था 1858 में। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि मांटो मिल्लो सुधार का उद्देश्य क्या है।
ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डी मार्टिन मिनरो सुधार का जो उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। 15 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो शामिल हुआ था वो हुआ था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो डिस्कशन जो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है वो ली गई है आपकी संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। एंड क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है कौन से देश से ली है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो डिस्कशन जो आपकी भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है वो आपकी कनाडा से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रांट की गई है। ऑप्शन ए अमेरिका संविधान, ऑप्शन बी रूसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी स्विस संविधान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिस्कशन जो भारत में जो सरकार की जो संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है वो की गई है आपकी ब्रिटिश संविधान से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें पूछा है कि संविधान के अनुसूची तथा इससे संबंधित विषय कौन से युग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची राज्य एवं के सांप्रदायिक की सूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ऑप्शन सी सप्तम अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची दल बदल वृद्धि कॉलोनी। इसमें से कौन सा जो युग में वो सम्मिलित नहीं है ये पूछा है, तो वह आपका बी है द्वितीय अनुसूची, क्योंकि निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। ट्वेंटी वन में पूछा है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सा एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है पहली सूची जो है वो राज्य के नामों तथा उनके राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। ऑप्शन ए यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण का स्कीम रखता है, ऑप्शन बी यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन सी संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, ऑप्शन डी यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है डियर स्टूडेंट यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तक करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 22 का। एंड क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 का है वो 8वीं अनुसूची, ये कोई नई सूची नहीं है। इसमें पूछा है कि नई सूची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद आर्टिकल 61 क्वेश्चन नंबर 24 का, क्योंकि अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 के बारे में। तो पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 82, ऑप्शन सी अनुच्छेद 83, ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका अनुच्छेद 85, आर्टिकल 85 इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 25 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। आपके पास ये रहे ऑप्शन ए अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124 का 2। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता कौन सा आर्टिकल है? तो वो है आपका आर्टिकल 123। कौन सा? आर्टिकल 123 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है। आपके पास ऑप्शन ए रहे अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका कानून पर प्रदान करता है वो आपका आर्टिकल 246 है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 27 का। एंड क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा कि संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। आपके पास ऑप्शन ए ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो कौन से नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? वो होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा कि निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, ऑप्शन बी स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ऑप्शन सी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए सामान्य कार्य, ऑप्शन डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है वो क्या जाता है आपका स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 29 का। एंड क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। आपके पास ऑप्शन ए पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्य के लिए, ऑप्शन बी में पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, ऑप्शन सी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 32 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा कि भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका भारत का अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी भारत का राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। या राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। एंड एक एडवोकेट जनरल की भी करता है आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आपको मोस्टली
एक पोर्शन पढ़ना होना चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि आपके राष्ट्रपति से बहुत संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता मतदान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी भारत का महान्यायवादी। तो डियरेशन क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, भारत का महान्यायवादी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो इसमें पूछा है भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है। ऑप्शन ए 2 वर्ष तक, ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के प्रसादोपरांत। तो डियरेशन 34 का जो राइट आंसर है वो, क्योंकि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति के प्रसादोपरांत करेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 एंड 36 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। ऑप्शन ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी राम सुवग सिंह, ऑप्शन डी YV चौहान। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियरेशन लोकसभा के जो विरोधी दल के मान्यता प्राप्त नेता है वो है राम सुवग सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। एंड क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। ऑप्शन ए एक प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन बी एक न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का सलाहकार के लिए कानूनी अधिकारी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो उसका भारत का जो सॉलिसिटर होता है वो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 एंड 38 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी विधि विभाग का महासचिव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियरेशन जो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो एडवोकेट जनरल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। एंड क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन डी विधि विभाग का महासचिव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियरेशन जो इसका राइट आंसर है वो एडवोकेट जनरल, मतलब राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी भी होता है आपका एडवोकेट जनरल होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन ए मुख्य सचिव, ऑप्शन बी प्रभावी सचिव, ऑप्शन सी शुभांगायुक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं वो कहते हैं सभायुक्त। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 का। एंड क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें पूछा है कि लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। ये तो मैंने अभी बताया था आपको। तो इसका क्वेश्चन नंबर 40 का राम सुवग सिंह है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है कि राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कौन होता है। ऑप्शन ए कौन था, ऑप्शन ए YV चौहान, ऑप्शन बी भोला पासवान, ऑप्शन सी कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन सी डी CM स्टीफन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियरेशन क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है। ऑप्शन है 1970 से 1971, ऑप्शन बी 1980 से 1981, ऑप्शन सी 1983 से लेकर 1994 एंड ऑप्शन डी 2004 से लेकर 2005। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियरेशन वर्तमान में जो राष्ट्रीय आय समूह की गणना किस आधार पर वर्ष पर की जा रही है 2004 से लेकर 2005। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। इसमें पूछा है कि भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है।
आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वह है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि राष्ट्र आय परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? ऑप्शन ए सभी प्रकार की बचत का योग, ऑप्शन बी सभी प्रकार के निर्गतों का योग, ऑप्शन सी सभी व्ययों का योग, या ऑप्शन डी सभी प्रकार के आय का योग। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट जो इसका राइट आंसर है वो सभी प्रकार की बचत का योग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46 के बारे में। तो 45 में पूछा है कि मूल ह्रास किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, व्यक्तित्व आय, ऑप्शन डी व्यक्तित्व आय, व्यक्तित्व कर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर 45 का जो राइट आंसर है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। एंड 46 की बात करते हैं, इसमें पूछा है कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में CBDT के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए? आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आसिफ खान, ऑप्शन बी रविंद्र गौतम, ऑप्शन सी लोकेश जैन, ऑप्शन डी नितिन गुप्ता। तो ये आपकी जो CBT के जो चेयरमैन है वो नितिन गुप्ता हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। इसमें पूछा है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सौराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। जो हाल ही में जो जीता आपका मध्य प्रदेश ने जीता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर हम नहीं 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 जो हाल ही में जीता है वो सौराष्ट्र ने जीता है। ये 47 का जो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं 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 आई थिंक हाँ पहला ही सही है। ये मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 47 का। पहला ही सही है, आई थिंक मैं ही थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 48 ने पूछा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडो डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 23 जून, ऑप्शन डी 24 जून। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो मनाया जाता है वो 23 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50 के बारे में। आज के ये अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 49 पूछा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 180 किलोमीटर खोजा गया जिसका नाम है? ऑप्शन ए एलिजोददेस शनिफेरा, ऑप्शन बी पेसोडोनिया ऑस्ट्रेलिस, ऑप्शन सी लुस्केरा पेट्यूपोटियम, ऑप्शन डी ऑर्थोपेडी ऑस्ट्रेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी पोसोडिनिया ऑस्ट्रेज। एंड क्वेश्चन नंबर 15 पूछा कि हाल ही में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? ऑप्शन ए मथुरा से रायपुर, ऑप्शन बी कोयम्बटूर से सिडनी, ऑप्शन सी अयोध्या से जयपुर, ऑप्शन डी भोपाल से मुंबई। तो जी जो हाल ही में जो पहली प्राइवेट ट्रेन जो संचालित की गई है देश की वो की गई है आपकी कोवेंटर से सिडनी। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। एंड जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर 6398304022 पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। उस जो नोट्स हैं वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी, हिस्ट्री, रीजनिंग सारे आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन उनके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। पे कितना करना? आपको 40 रुपये पे करने पड़ेंगे उन नोट्स के लिए। वैसे तो आप 800 रुपये का आपको फॉर्म 800 और 900 रुपये में आपको फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन आप 40 या 50 रुपये में देके आप इन नोट्स से आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ना आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत, ना कुछ कहीं से पढ़ने की ज़रूरत, आप केवल उन्हीं को पढ़ लेना नोट्स को, आपका मेरे हिसाब से अच्छा ही स्कोर कर पाओगे। आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।